जय श्री कृष्णा मित्रों। आज की कहानी है सबसे ज़्यादा मूर्ख कौन। कहानी में चार मित्र होते हैं जो एक दूसरे से होड़ करते हैं कि उनमें से ज़्यादा मूर्ख कौन है। कहानी बहुत ही मज़ेदार और हास्यप्रद होने वाली है, इसीलिए कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में चार मित्र रहते थे। चारों के चारों नाकारा और अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ थे। एक दिन वो चारों बैठे बैठे बातें कर रहे थे कि उनमें बातों ही बातों में शर्त लग गई कि उनमें से ज़्यादा बेवकूफ़ कौन है। आपस में वे तय नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने सलाह मशवरा करके सोचा कि चलो गांव के बड़े बुजुर्गों के पास चलकर ही ये तय किया जाए। वही हमारा फैसला करेंगे कि ज़्यादा मूर्ख कौन है। चारों चलकर पहुंच गए गांव के बड़े बुजुर्गों के पास, जो चौपाल पर बैठे बैठे बातें कर रहे थे। उनसे जाकर उन्होंने कहा कि हम ये पूछना चाहते हैं कि हम चारों में से सबसे ज़्यादा मूर्ख कौन है। अब जो गांव के बुजुर्ग थे उनमें से एक ने कहा कि हम ऐसे तो तुम्हें नहीं बता सकते कि सबसे ज़्यादा मूर्ख कौन है। अगर तुम्हारे पास कोई बात हो, कोई ऐसी घटना हो, कोई किस्सा हो तो हमें बताओ, उससे हम ये तय कर पाएंगे कि तुम में से सबसे ज़्यादा मूर्ख कौन है। अब चारों ने अपना किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। सबसे पहला बोला, मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ। एक बार मेरी नई नई शादी हुई थी। उसके बाद मुझे ससुराल अपनी पत्नी को लेने जाना था। क्योंकि मैं दूसरी बार ही जा रहा था, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा ससुराल में ज़्यादा इधर उधर की बातें मत करना, थोड़ा हाँ हूँ में जवाब देना और पत्नी को लेकर वापस आ जाना। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि सिर्फ हाँ या ना में बस ये दो शब्द ही कहना। मैं ससुराल पहुँच गया। ससुर जी आंगन में बैठे थे कुर्सी पर। जाकर मैंने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने मेरे हालचाल पूछे और कहा, आइए जवाई राजा, सब ठीक तो है। मैंने कहा ना, तो वह चौंक गया। पूछा, क्यों, कोई परेशानी है? मैंने कह दिया हाँ। फिर उन्होंने कहा, बताइए क्या परेशानी है। मैंने सोचा ना, फिर उन्होंने सोचा कि लगता है जवाई जी को कोई रुपए पैसे की परेशानी है। शायद शर्म के मारे कह नहीं पा रहे, तो उन्होंने खुद ही पूछ लिया, क्या कोई तंगी है रुपए पैसे की? मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपके रुपए पैसे की तंगी है तो सुबह आपका वे इंतज़ाम भी कर दिया जाएगा। अब आप आराम कीजिए, खाना खाइए और सो जाइए, क्योंकि मुझे ससुराल पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। थोड़ी देर बाद मेरी सास खाना लेकर आई। जब वो खाना लेकर आई और मेरे सामने रखा, तो मुझे कहा कि लीजिए खाना खाइए। मैंने कह दिया ना। ससुर जी ने सास से कहा चुपके से एक तरफ जाके कि हो सकता है इनके रुपए पैसे की परेशानी है, तो खाना खाने का मन ना हो, एक बार और पूछ कर देख लो। मेरी सास ने कहा खाना खा लो, क्या आपका मन नहीं है? मैंने कहा ना। फिर वे मेरे सामने से थाली ले गई और कहने लगी, जब आपका मन हो तब खा लीजिएगा। ऐसा करते करते रात हो गई और सोने का वक्त भी हो गया। सब अपनी अपनी जगह पर सो गए। जमाई जी को भी एक कमरा दे दिया गया और उनके बिस्तर कर दिए गए। वे भी सो गए, लेकिन उन्हें नींद कहाँ आ रही थी, उन्हें तो भूख सता रही थी। उसने सोचा कि मैंने बड़ी गड़बड़ कर दी और हाँ ना के चक्कर में मेरा पेट तो भूखा ही रह गया। अब उसने सोचा कि जब तक कुछ खाया नहीं जाएगा, पेट में दौड़ते हुए चूहे तो मुझे परेशान ही करते रहेंगे। उसे लगा कि उसे उठकर रसोई घर में कुछ ढूंढ लेना चाहिए, कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। वो उठकर रसोई घर की तरफ बढ़ गया। धीरे धीरे कदमों से अंदर गया, क्योंकि रसोई के बाहर ही एक पलंग पर उसकी सास सो रही थी। अब उसने चारों तरफ रसोई में तलाशना शुरू किया, तो क्योंकि उनकी शादी को कुछ ही वक्त पहले हुई थी, तो वहाँ एक हांडी में लड्डू रखे थे। उन्होंने धीरे से हांडी का ढक्कन उठाया और एक लड्डू उठाया और मुंह में रख लिया। और जैसे ही हांडी का ढक्कन वापस रखने लगे, वे ढक्कन नीचे गिरकर छूट गया और टूट गया और उसकी आवाज़ हुई, तो सास उठकर जल्दी से खड़ी हो गई और वो लड्डू को मुंह में रखे जवाई भाग गया और अपने कमरे में घुस गया और चद्दर ओढ़कर सो गया। सास को लगा कि पता नहीं क्या बात है कि जवाई जी अचानक से यूँ भागकर। उसने अपने पति और बेटों को जगाया
कि जाओ जरा जवाई जी से पूछो कि क्या बात हो गई, इतनी रात को वो ऐसे भाग क्यों रहे थे। उसके साले और ससुर जब उसका हालचाल पूछने उसके कमरे में आए तो वो चद्दर तान कर सो रहा था। उन्होंने चद्दर हटाई और उसे उठाया तो देखा कि उसका मुंह एक तरफ से सूजा हुआ था। उसके सालों ने कहा, माँ ये क्या परेशानी बताएंगे, इनकी परेशानी तो साफ नजर आ रही है, इनके अचानक पता नहीं क्या हो गया है, ये तो बिल्कुल गाल फूला फूला हो गया है। तो सास कहने लगी, अभी तक तो बिल्कुल ठीक थे। सास घबरा गई। उन्होंने कहा, जल्दी से इन्हें वैद्य जी के पास ले जाओ। साले उस और ससुर अफरा तफरी में जवाई को जल्दी से वैद्य जी के पास लेकर चले गए। आधी रात को वैद्य जी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। वैद्य जी को उठाया और कहा, देखिए इनके मुंह पर अचानक क्या हो गया। शाम तक तो ये बिल्कुल ठीक थे। वैद्य जी ने इधर उधर देखा और उसने कुछ अपने औजार से या फिर हाथ से एक तरफ से सूजन पर हाथ लगाया तो वह लड्डू खिसक के दूसरी तरफ चला गया। वैद्य जी सोचने लगे, ये कौन सी बीमारी है, ऐसी क्या परेशानी हो गई जो एक तरफ से खिसक कर दूसरी तरफ चली गई। उसने दूसरी तरफ हाथ लगाया तो लड्डू बीच में आ गया। सबने सोचा, सब तो उसको देख रहे थे कि हो क्या रहा है। वैद्य ने उसका मुंह खुलवाया और एक चिमटी अंदर डाली और पकड़ के खींचा तो लड्डू बाहर आ गया। लड्डू बाहर आते सब देखकर जोर से ठाका मारकर हंस पड़े। वैद्य को भी हंसी आ गई। ससुर ने पूछा, जमाई जी ये क्या है, आपके मुंह में लड्डू। उसने सारी कहानी कह सुनाई। उसके ससुर ने कहा, वाह रे वाह बेवकूफ़, ऐसी ही परेशानी थी तो बता ही दिया होता। अब आती है दूसरे मित्र की बारी। उसने कहा, ये तो कुछ भी नहीं, मेरी बेवकूफ़ी का किस्सा सुनो। एक बार मुझे भी अपनी पत्नी को लाने ससुराल जाना था तो मेरी माँ ने कहा, बेटा ससुराल में जाते समय नए कपड़े पहन कर जाना। मैं गांव के बाजार से जाकर नए कपड़े ले आया और उन्हें पहनकर कुछ सामान लेकर ससुराल के लिए रवाना हो गया। पहुंचते पहुंचते मुझे शाम हो गई। ससुराल का घर थोड़ा सा दूर था। मैंने सोचा कि वहां पहुंचते पहुंचते तो रात हो जाएगी, मेरे नए कपड़े किसको दिखेंगे। तो वहीं पर एक खेत में एक घर बना हुआ था जो मुझे दिखाई दिया और पास में एक झोपड़ी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस झोपड़ी में मैं अपने नए कपड़े खोलकर बदल लूं और आज की रात यहीं बिता लूं। सुबह नए कपड़े पहनकर ससुराल के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैंने वहीं झोपड़ी में अपने नए कपड़े उतार कर टांग दिए और गमछा लपेट लिया। फिर मुझे थोड़ी देर बाद भूख लगी तो मैंने देखा कि पास ही के खेत में एक घर बना हुआ था। क्यों ना यहीं से 2 रोटी मांगकर खा लूं और रात गुजार लूं। मैं गमछे में ही वहां पर पहुंच गया। गांव में बिजली वगैरह कुछ भी नहीं थी। वह घर तो खेत में बना हुआ था, इसलिए उस वक्त वहां पर बिजली ही भी नहीं थी। जैसे ही मैं घर के बाहर पहुंचा मैंने आवाज़ लगाई, लेकिन उस बेवकूफ़ को ये पता नहीं था कि वे घर उसके ससुराल वालों का ही है। कुछ वक्त पहले ही उन्होंने खेत में एक नया घर बनाया था। अब उसके साथ ससुर और साले सब सो रहे थे और उसकी सास और उसकी पत्नी बैठी वहीं बातें कर रही थी। जैसे ही उसने आवाज़ लगाई तो उसकी सासू माँ ने कहा, बेटी लगता है कोई भूखा रोटी मांग रहा है, जाइए 2 रोटी और सब्जी उसे दे दे। हाँ बिजली नहीं आ रही तो तू ये मोमबत्ती ले जा। तो मेरी पत्नी मोमबत्ती लेकर बाहर आई। मोमबत्ती में मुझे उसका चेहरा तो दिखने लग गया, लेकिन वो मुझे नहीं देख पा रही थी। तो जैसे ही मुझे उसकी शक्ल साफ दिखाई दी तो मैं चौंक गया कि ये तो मेरे ससुराल वालों का घर है और मैंने अपने कदम पीछे बढ़ाने शुरू कर दिए। पीछे देखा तो गाय भैंसों के गोबर की ढेरी लगी थी। मैं पीछे चलता चलता उस ढेरी में जा गिरा। मेरी पत्नी चिल्लाकर अंदर भाग गई और उसने अपने घर वालों को जगा दिया। सारे घर वाले भागकर बाहर आए, मुझे उठाया, निलाया धुलाया, साफ किया और पूछा, जवाई जी आप यहाँ कैसे और इस हालत में। मैंने अपनी सारी आप बीती उन्हें बताई। मेरे ससुर और सालों ने कहा, वाह रे बेवकूफ़, रात में आओ या दिन में आओ, हमें कपड़ों से क्या लेना देना है, हमें तो आपसे मतलब है। ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकतें आइंदा मत करना। दूसरे मित्र का किस्सा भी खत्म हुआ। अब बारी आई तीसरे मित्र की। उसने कहा, चलिए अब मेरा किस्सा शुरू करते हैं। मेरा किस्सा भी अपने ससुराल से ही जुड़ा है। एक बार मुझे खबर हुई कि मेरी सास की तबीयत खराब है,
तो मैं अपनी पत्नी को अपने घर पर ही छोड़कर, क्योंकि हम घर में 2 ही आदमी थे, इसीलिए मैंने उसे घर संभालने के लिए छोड़ दिया और मैंने कहा कि मैं तुम्हारी माँ के हालचाल पूछकर आता हूँ। मैं अपने ससुराल पहुँच गया, सास के हालचाल पूछे। घर में सास के अलावा कोई और नहीं था। 2 साले और ससुर जी खेतों में काम करने गए थे। सास ने मुझे दिन में खाना खिला दिया और खाना खिलाकर थोड़ी देर हमने बातें कर ली। अब सास को खेत पर खाना देने जाना था, तो मैंने भलाई लेते हुए कहा, माता जी आप यहीं आराम कीजिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लाइए खाना मैं दे आता हूँ। मुझे बता दीजिए कि कौन सा खेत है। सास ने फला फला खेत का पता मुझे बता दिया। मैं खाने की पोटली लेकर रवाना हो गया। चलते चलते मैं गांव के चौराहे पर पहुंच गया। वहां मैंने एक अजीब चीज़ देखी। वहां पर चौराहे की काठ लगी हुई थी। मैंने कभी काठ देखा नहीं था, तो मैंने वहां के लोगों से पूछा, भाई ये क्या है? उन्होंने बताया कि यहाँ का राजा अगर कोई लगान समय पर नहीं देता तो उस आदमी को वो इस काठ में बंद कर देता है। मैंने सोचा ये चीज़ तो पहली बार देखी है, क्यों ना इसको इस्तेमाल करके देखा जाए। मैंने रोटी की पोटली वहीं रखी और काठ में अपना सिर दे बैठा। वहाँ पर तो एक पत्थर था जिससे मैंने उसे ठोक लिया, तो वो थोड़ा सा सख्त हो गया। इतनी देर में एक कुत्ता आया और कुत्ते ने मेरी रोटी की पोटली उठाई। मैंने वो पत्थर और कुत्ते को भगाने के लिए दे मारा, लेकिन वो कुत्ता तो रोटी लेकर भाग गया और मेरा पत्थर भी गया। अब मैं उस काठ में से हिल नहीं सकता था। उधर जब ससुर और साले के पास वक्त पर खाना नहीं पहुंचा, वे इंतज़ार करते करते शाम हो गई। वे दोनों गुस्से से आग बबूला होते और तिलमिलाते हुए घर पर आए और अपनी अपनी पत्नियों पर बरस पड़े। सास चौंकते हुए बोली, ऐसा क्या हो गया? जवाई जी आए थे ना, मैंने उन्हें भेजा था खाना देने के लिए। तो ससुर जी कहने लगे कि खेत पर तो कोई आया ही नहीं, जवाई जी तो नहीं आए, वहाँ तो कोई भी नहीं पहुँचा। तो सास कहने लगी, अगर वे वहाँ नहीं पहुँचे और यहाँ भी नहीं है तो वे गए कहाँ? कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं होगी। ये सब सोचकर साले और ससुर जब जवाई को ढूंढने लग गए। चलते चलते गांव में जो भी मिलता उनसे पूछते कि हमारे जमाई को देखा है क्या। तब आगे जाकर एक आदमी मिला जिसने बताया कि आपका जवाई तो गांव के चौराहे पर काठ में अटका पड़ा है। अब जो ससुर थे उन्होंने हुकुमदेव से पूछा कि भाई ऐसा क्या गुनाह कर दिया मेरे जवाई ने जो राजा ने उसे काठ में दे दिया। चलो राजा के पास चलते हैं। और उसके साले पहुंच गए राजा के पास। राजा से कहा, महाराज मेरे जवाई से ऐसी क्या गलती हो गई, क्या गुनाह हो गया जो आपने उसे काट दे दिया? राजा भी इस बात से अनजान था। उसने कहा, मैंने तो आज किसी भी व्यक्ति को काठ में देने का हुक्म नहीं दिया। उसने अपने सिपाहियों से पूछा। सिपाहियों ने कहा, नहीं महाराज, आज तो किसी को भी काठ में नहीं डाला गया। राजा, उसको उसके सिपाही, ससुर और साले सब मिलकर वहां चौराहे पर पहुंचे और काठ में जवाई को देखकर उसी से पूछा कि तुम्हें काठ में किसने डाला। उसने जो दिन भर में उसके साथ आप बीती हुई सारी बता दी। सब के सब हंस पड़े और उसके साले और ससुर उस पर बरस पड़े कि वारे बेवकूफ़, ऐसी बेवकूफ़ भरी बात भी नहीं करनी थी कि खुद ही जाकर काठ में गिर गए। उसको वहाँ से निकाला और घर ले गए। तीसरे मित्र का किस्सा भी समाप्त हुआ। अब बारी आती है चौथे मित्र की। उसने कहा, मेरा किस्सा सुनो। मेरा किस्सा भी मेरे ससुराल से ही जुड़ा है। एक बार मेरे ससुराल में मेरे साले की शादी थी। हम घर में बस मैं, मेरी पत्नी और बच्चे ही थे। मेरी पत्नी बच्चों को लेकर कुछ दिन पहले ही अपने मायके चली गई। उसके घर में शादी थी। मैं घर पर ही रुक गया खेती बाड़ी संभालने के लिए। जब शादी का एंड वक्त आ गया, मतलब एक दिन बाकी था, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी चलूं। मैंने जल्दी जल्दी में कपड़े डालकर पहुंच गया ससुराल। शादी दूसरे दिन थी। पहले दिन गाना बजाना हो रहा था, घराती जीम रहे थे। मैंने भी खाना खाया, थोड़ी आव भगत की करवाई और उसके बाद सोने की तैयारी होने लगी। लेकिन जैसे ही मैं सोने लगा, मुझे याद आया कि मैं तंबाकू तो अपने घर ही भूल आया हूँ। मैं ठहरा तंबाकू का आदी। मुझे तंबाकू की बड़ी लत थी। अब क्या करूं? बिना तंबाकू खाए तो मुझे नींद ही नहीं आती। अब मैं वहाँ पूछूं भी तो किससे
शादी के घर में इतने सारे लोग थे और ऐसा माहौल मेरे ससुराल में कोई तंबाकू भी नहीं खाता था। मैं शर्म के मारे उनसे पूछ भी ना सका। फिर मैं अपनी पत्नी के पास गया। वो दोनों हाथों और दोनों पैरों में मेहंदी लगाकर बैठी थी। मैंने उसे एक तरफ ले जाकर अपनी बात बताई। उसने कहा कि तंबाकू तो है, लेकिन अभी शादी के घर की वजह से तंबाकू को भैंस के बाड़े में रख दिया गया। आप वहाँ से लेकर खा लीजिए। मैं गाय भैंसों के बाड़े में पहुँच गया। उधर बिजली भी नहीं आ रही थी। मैंने जैसे तैसे टटोलना चाहा, लेकिन मुझे तो कहीं भी तंबाकू नज़र नहीं आई। मैं हैरान परेशान वापस अपनी पत्नी के पास आया और उसे बताया कि मुझे तो कहीं भी तंबाकू नज़र नहीं आई। तुम ही चलो और मुझे बताओ। उसने कहा, मैं कैसे चलूँ? आप देख रहे हैं मेरे दोनों हाथ पैरों पर मेहंदी लगी है, मैं चल ही नहीं सकती। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें अपने कंधों पर उठा लूँगा, तुम बस मुझे उंगली से इशारा कर देना, मैं ले जाऊँगा। उसने कहा ठीक है। मैंने उसे अपने कंधों पर बिठाया और गाय भैंसों के बाड़े की तरफ बढ़ गया। वहाँ पर बिजली तो थी नहीं। जब मेरी पत्नी मेरे कंधों पर बैठी तो दूर से अंधेरे में हमारी कुछ ऐसी परछाई बनी कि गाय और भैंसें सब डर के मारे इधर उधर भागने लगी। सब अपने खूंटे से निकलकर साकड़ी तोड़ तोड़ कर भाग गई। जब वे भाग रही थी तो आगे शादी का खाना वगैरह चल रहा था। वहाँ से सारे घर वाले भागकर और बाड़ी में ये देखने आए कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो सारी गाय और भैंसें अपने खूंटे से तोड़ तोड़ कर भाग गई। जब वे लोग आए और सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे संभलने का मौका ही ना मिला। मेरे सालों ने ससुर ने ऐसे देखा तो उन्होंने मुझे पूछा कि जवाई जी ये क्या हो रहा है, आप बिटिया को ऐसे कंधों पर उठाए क्यों है? मैंने अपनी सारी बात उन्हें बता दी तो उन्होंने कहा, हे भगवान, ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत करने से पहले हम ही से कह दिया होता, हम ही से तंबाकू मांग लेते। मेरा किस्सा भी कुछ यूँ समाप्त हो गया। अब बताइए, हम चारों में से कौन सबसे ज़्यादा मूर्ख है? तो वहाँ के जो बुज़ुर्ग थे उसने कहा, देखो भाइयों, मूर्ख तो तुम चारों ही हो, लेकिन जो बात तुम पूछ रहे हो कि सबसे ज़्यादा मूर्ख कौन है, जो तुम काठ में अपने आप गिर पड़ा वही सबसे ज़्यादा मूर्ख लगा। ना तो तुम्हें उससे कोई लालच था, ना कोई कुछ काम था, तुम बिना मतलब के ही काठ में जा पड़े, इसीलिए सबसे ज़्यादा मूर्ख तो तुम ही हो। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी को आगे फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा।